सुप्रभात। आज हम बीए बीएड प्रथम वर्ष एवं बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम एवं पद्य के पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई के अंतर्गत लगने वाले प्रथम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय के जीवन परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम, जो बीए प्रथम वर्ष और बीए बीएड प्रथम वर्ष दोनों में एक ही है, उसके विषय में संक्षिप्त से जानकारी देना चाहूँगी। तो सर्वप्रथम सबसे पहली इकाई में आपके आती है इकाई 1। इकाई 1 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय एवं शाम संदेश की व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न है। द्वितीय इकाई में जाने से पूर्व ही इसी में एक अन्य कवि हैं जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त, जिनके चित्रकूट में राजसभा की व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्नों की जानकारी आपको कराऊंगी। इसके बाद में हम बात करते हैं इकाई 2 की। इकाई 2 में है जयशंकर प्रसाद का संकलित अंश वरुणा की कछार, बीती विभावरी, वेदिन, पेशोला की प्रतिध्वनि से व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न। ये सभी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कविताएं हैं जिसका अध्ययन आप अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। दूसरे कवि इकाई 2 के अंतर्गत आते हैं सुमिता नंदन पंत, जिनकी कविताएं हैं पर्वत प्रदेश में पावस, मौन निमंत्रण, नौका विहार, रुद्रझरो, बापू के प्रति और ताज। इन सब कविताओं की व्याख्या एवं इनसे जुड़े हुए आलोचनात्मक प्रश्न। इकाई 3 में सबसे पहली जो कवि हैं वो है महादेवी वर्मा, जिनकी कविताएं हैं वसंत रजनी, जीवन विरह का जलजात, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, रूप सी तेरा घन केश पाश, मैं नीर भरी दुख की बदली और मंदिर का दीप। इन कविताओं की व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न। फिर द्वितीय कवि इकाई 3 के अंतर्गत हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी कविताएं जागो फिर एक बार, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, गहन है यह अंधकार और स्नेह निर्जर बह गया। इन कविताओं की व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न। इकाई 4 में सबसे पहले कवि है रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी कविताएं हैं अनल किरीट, नारी, प्रतिशोध आदि की व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न। इसी के साथ दूसरे कवि हैं सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनकी कविताएं हैं बावरा अहिरी, नदी के द्वीप से व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न। अज्ञे की ही अन्य कविताएं हैं इसी इकाई के अंतर्गत हरी घास पर क्षण भर और कलगी बाजरे की। इन कविताओं की भी व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न। इकाई 5 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय, जिसमें आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की पृष्ठभूमि और उनकी सामान्य प्रवृत्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी। फिर बात करते हैं द्वितीय बिंदु की, जो इकाई 5 के अंतर्गत है आधुनिक हिंदी कविता के सोपान, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता। इन सोपानों के आधार पर ही आधुनिक हिंदी कविता का निर्माण किया गया है। फिर तृतीय बिंदु है छंद ज्ञान और चतुर्थ बिंदु है अलंकार ज्ञान। यानी इकाई 5 के अंतर्गत आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना होगा। उसके अंतर्गत ही आपको हिंदी कविता के सोपान, यानी आधुनिक काल में जो हिंदी कविताएं लिखी गई है वो किन 6 सोपानों पर निर्मित की गई हैं, उन 6 सोपानों का आपको अध्ययन करना होगा। उसके बाद में आपको छंद ज्ञान और अलंकार ज्ञान से भी अवगत होना पड़ेगा। तो ये तो रही आपके पाठ्यक्रम की बात, जो कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र यानी पद्य खंड जो होता है प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है। अब हम बात करते हैं पहली इकाई के पहले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के विषय में। हरिऔध जी के विषय में आपको ये पढ़ाने से पूर्व आपके सामने विषय सामग्री मैंने साथ ही साथ उपलब्ध करा दी है। इसको पढ़ाने से पूर्व मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये आधुनिक काल के द्विवेदी युगीन कवि हैं। द्विवेदी युगीन कवि होने के कारण इन पर खड़ी बोली हिंदी का प्रभाव भी रहा, यानी इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में भी रचनाएं लिखी, साथ ही साथ इनकी बोली पर संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रभाव भी रहा है।
अब हम हरिऔध जी की बात करें तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि हरिऔध का जन्म 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद में हुआ था और हरिऔध ने घर पर ही उर्दू, फारसी और संस्कृत की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। 1923 में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर हरिऔध जी ने साहित्य सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर लिया। यानी 1923 से पूर्व तक जो हरिऔध जी रहे हैं उन्होंने सरकारी सेवा में यानी सरकारी नौकरी की उन्होंने, तब तक हरिऔध जी ने साहित्य लिखने का कोई प्रयास नहीं किया था। लेकिन 1923 के बाद जब उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया तो वे सरकारी नौकर नहीं रहे और उन्होंने साहित्य का नौकर बनना तय कर लिया, यानी निर्धारित कर लिया कि साहित्य सेवा करूँगा। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं? प्रिय प्रवास वर्ष 1914, जिसका अध्ययन आप अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। जिस श्याम संदेश का आप अध्ययन करेंगे अपने पाठ्यक्रम की इकाई 1 के अंतर्गत, वो प्रिय प्रवास 1914 में लिखित खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य की उपाधि जिसे मिली हुई है उसका ही एक संकलित अंश है, यानी एक खंड है। पद्य प्रसून 1925, चुपते चौपदे चौखे चौपदे 1932, बोलचाल रसकलश वैदेही वनवास 1940, पारिजात प्रेम प्रपंच आदि आते हैं। किसमें? हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचनाओं के अंतर्गत। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास हरिऔध के महाकाव्य हैं। इनमें प्रिय प्रवास 1914 खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अब आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों कि प्रिय प्रवास जिसका अध्ययन आप करेंगे अपने पाठ्यक्रम में, वो प्रिय प्रवास है क्या? वो हरिऔध जी द्वारा लिखित एक महाकाव्य है जो किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली हिंदी के अंतर्गत। और खड़ी बोली हिंदी का लिखा पहला महाकाव्य होने के कारण ही इसे आधुनिक युग का या आधुनिक काल का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा गया है। यदि आपसे यह पूछा जाए कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आप इसका जवाब देंगे प्रिय प्रवास 1914। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस काल के कवि थे? तो आधुनिक काल के। और किस युग के थे? तो आधुनिक काल के अंतर्गत हरिऔध द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग सबसे पहला और द्विवेदी युग उसके बाद का, तो द्विवेदी युग के कवि रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। श्रीधर पाठक के बाद खड़ी बोली हिंदी को परिनिष्ठित एवं परिष्कृत करने का श्रेय हरिऔध जी को जाता है। श्रीधर पाठक द्विवेदी युगीन कवि रहे हुए हैं। हालांकि इन्होंने लिखना भारतेंदु युग से भी प्रारंभ कर दिया था। भारतेंदु काल के अंत में ही श्रीधर पाठक ने अपनी रचनाएं लिखना प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन श्रीधर पाठक के बाद अगर किसी ने हिंदी यानी खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत यानी शुद्ध करने का, परिमार्जित करने का जो कार्य किया था, कि उसको शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया था, वो हरिऔध जी ने अपने काव्य में किया था। प्रिय प्रवास की विषय वस्तु आ रही है यहाँ पर, आप ध्यान दें कि प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण के वियोग को आधार बनाकर समाज सेवा, राष्ट्र सेवा की सुंदर झांकियाँ उभारी गई है। ये विषय आ गया है, नायक नायिका आ गए और विषय आ गया कि प्रिय प्रवास द्वारा लिखित, हरिऔध द्वारा लिखित प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है उसकी विषय वस्तु क्या है, मुख्य नायक नायिका कौन है? तो मुख्य नायक नायिका राधा और कृष्ण हैं। और उसमें क्या विषय लिया गया है कि उनके प्रेम को यानी वियोग को तो आधार बनाया है और समाज सेवा और राष्ट्र सेवा को प्रस्तुत किया गया है। अब समाज सेवा और राष्ट्र सेवा राधा कृष्ण, क्योंकि इन पर आधारित काव्य तो कोई भक्तिपरक होना चाहिए था या प्रेम पर आधारित होना चाहिए था, लेकिन राष्ट्र प्रेम उसमें क्यों आया? आदर्श की स्थापना, राष्ट्र प्रेम क्यों आया? उसके पीछे कारण ये है कि द्विवेदी युग जो था वो आदर्श और राष्ट्रवाद की भावना को लेकर लिखा जाने वाला साहित्य का काल था। इसीलिए जिस काल की जो विशेषताएं होती है उससे साहित्य अछूता नहीं रह सकता। तो द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियां थी, साहित्य की विशेषता थी या समाज में जो चीज़ प्रचलित थी, वो ही हरिऔध जी के काव्य में भी आई। उन्होंने राधा कृष्ण को मात्र एक सामान्य स्त्री पुरुष नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया, ईश्वर के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। और
उनके मन में भावना क्या उत्पन्न की? राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की, ताकि जिससे उस महाकाव्य को पढ़ने वाले हर एक सामान्य व्यक्ति में, देशवासी के मन में क्या भावना उत्पन्न हो? राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो, न कि भौतिक प्रेम की भावना उत्पन्न हो। इसी के बाद इसमें है कि श्री कृष्ण राधा इस महाकाव्य में वियोगी नहीं, राष्ट्र एवं समाज सेवा के लिए आदर्श नायक नायिका है। जो मैंने आप सभी कहा वही विषय इसमें आ गया कि राष्ट्र और समाज सेवा के लिए आदर्श नायक नायिका के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया। प्रेम के पक्ष में नहीं प्रस्तुत किया कि एक नायक है और एक नायिका है और उनके बीच में प्रेम संबंध है, इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया। इस रूप में प्रस्तुत किया है कि नायक और नायिका हैं तो प्रेम तो होगा उनके बीच में, लेकिन उस प्रेम को त्याग कर उन्होंने राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि माना, यानी राष्ट्र से प्रेम किया। उन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया, लेकिन उस प्रेम को उन्होंने त्याग दिया, यानी छोड़ दिया, और उसकी जगह उन्होंने क्या किया कि राष्ट्र के प्रति प्रेम को महत्व दिया। वे अपने प्रिय को वियोग की अपेक्षा समष्टि के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं। नंद और यशोदा का अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य इस महाकाव्य में अनूठे ढंग से प्रस्तुत हुआ है। संस्कृत की समासांत पदावली, क्लिष्ट खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग। समासांत पदावली वो होती है कि यानी ऐसे पद जिसमें समास पर ही अंत होता हो, यानी ऐसे पद लिखे संस्कृत के जिसमें समास पर ही उस पद का अंत होता हो। क्लिष्ट यानी कठिन खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ। कठिन खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इसलिए हो गया क्योंकि खड़ी बोली हिंदी कठिन नहीं है। जो देश का शिक्षित अशिक्षित हर वर्ग सहज रूप से बोल ले वो खड़ी बोली हिंदी कठिन नहीं हो सकती, लेकिन हरिओत के काव्य में आकर वो क्लिष्ट यानी कठिन क्यों हो गई? कठिन इसलिए हो गई क्योंकि उसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ। अब संस्कृत जो भाषा है वो बिना किसी ज्ञान के या बिना गुरु के ज्ञान के जान पाना संभव नहीं है। हर सामान्य व्यक्ति संस्कृत भाषा का ज्ञाता नहीं हो सकता, उसे ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसीलिए जहाँ जहाँ पर हरिओत के काव्य में बहुतायत संस्कृत के शब्द आए हैं, जिससे खड़ी बोली हिंदी भी क्या हो गई, हरिओत के काव्य की बड़ी कठिन लगने लगी। इनकी भाषा शैली बड़ी मार्मिक, भावपूर्ण और परिष्कृत है। लोकोक्ति, मुहावरे, लाक्षणिकता, वर्णात्मकता, अलंकार रहित सौंदर्य, समासांत सरल पदावली इनकी कलात्मक विशेषताएं हैं। आप जानते हैं हर काव्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। अब जब कला पक्ष की बात करते हैं तो कला पक्ष में भी इनकी ये विशेषताएं रही है हरिओत जी के काव्य की। इन्हें अपनी खड़ी बोली की प्रिय प्रवास 1914 नामक कृति के द्वारा हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हो चुका है। आपको ये याद रखना है कि प्रिय प्रवास हरिओत जी का जो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रसिद्ध महाकाव्य, पहला महाकाव्य रहा है, उस पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार यानी हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार, हिंदी साहित्यकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हो चुका है। हरिओत सम्राट के रूप में, इन्हें हिंदी साहित्य के सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त से पूर्व खड़ी बोली हिंदी को प्रथम महाकवि हरिओत ने ही किया था। यानी मैथिली शरण गुप्त से पूर्व खड़ी बोली हिंदी को पूर्णतया परिनिष्ठित और परिष्कृत करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? खड़ी बोली हिंदी को जो जिसने किया वो कौन है करने वाले? वो हरिओत जी है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि द्विवेदी काल के जो सबसे हिंदी के प्रसिद्ध दो कवि रहे हैं वो रहे हैं एक तो हरिओत जी और दूसरे रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। तो ये जो दो कवि रहे हैं इनका मूल उद्देश्य यही था कि खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत करना, शुद्ध करना और लोगों में अत्यधिक से अत्यधिक इसको प्रचारित और प्रसारित करना। श्याम संदेश का सारांश। अयोध्या से उपाध्याय हरिओत द्वारा लिखित प्रिय प्रवास 1914
17 सर्गों में विभक्त है। कितने सर्गों में विभक्त है? 17 सर्गों में। खड़ी बोली हिंदी का ये प्रथम महाकाव्य, ये आपकी जानकारी आपको होनी चाहिए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, और ये आपके लिए विशेष है कि अयोध्या से उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित प्रिय प्रवास 1914 में कितने? 17 सर्गे हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इस महाकाव्य का पूर्व में नाम क्या रखा गया था? ब्रजांगना विलाप, और बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? परंतु समाज और राष्ट्र सेवा की प्रधानता को उभार पाने के कारण इसका नाम प्रिय प्रवास रखा गया। यानी ब्रजांगना विलाप नाम से इस काव्य का हरिओ जी ने निर्माण किया था। लेकिन देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम के प्रति जो भावना थी, उसको जो विशिष्ट रूप से इस काव्य में उभारना था और वे उभार पाए, इस कारण इसका नाम उन्होंने बाद में परिवर्तित करके क्या कर दिया? प्रिय प्रवास। अब प्रिय प्रवास की कथा और उसके महत्व के बारे में द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि प्रिय प्रवास की संपूर्ण कथा संधि, कार्यावस्था, अर्थ प्रकृतियों से सुनियोजित है। इसको आप पढ़ सकते हैं प्रथम वर्ष के विद्यार्थी। इसमें मुख्य रूप से यही बताया गया है कि श्री कृष्ण ने क्या किया? स्वार्थ से ऊपर उठकर देव इच्छा को प्रधान कार्य माना और स्वीकार किया कि हमें क्या करना है? देश की रक्षा करनी है। ये पद्य हैं, इन पदों का अध्ययन हम बाद में भी इस काव्य के अंतर्गत करेंगे। अब हम आ जाते हैं द्विवेदी योगिन काव्य की प्रवृत्तियाँ और हरिओद का काव्य सौंदर्य। ये आपके लिए विशेष रूप से है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आधुनिक हिंदी काव्य के विकास में दूसरा पड़ाव द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जिसे भाषा और भाव सुधार के कारण क्या कहा गया? जागरण सुधार काल। किसके कारण कहा गया? भाषा भी बदल गई और भाव भी परिवर्तित होने लगे। किस प्रकार से हुए, उसको हम इन बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान साहित्यकार की छत्र छाया एवं आदर्श को लेकर मैथिली शरण गुप्त का आविर्भाव इसी युग की देन है। इस समय अयोध्या से उपाध्याय हरिओद काव्य क्षेत्र में परिष्कृत भाव भाषा लेकर प्रतिष्ठित हो चुके थे। उपाध्याय हरिओद काव्य क्षेत्र में परिष्कृत यानी शुद्ध भाव भाषा लेकर प्रतिष्ठित हो चुके थे, यानी स्थापित हो चुके थे। इस युग के काव्य में यानी द्विवेदी युग के काव्य में क्या है? सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना, प्रकृति वर्णन, नीति एवं आदर्श की बहुलता, प्रबंधात्मक काव्यों की महत्ता, धर्म सुधार, खड़ी बोली हिंदी को महत्व दिया गया। ये मूल रूप से बिंदु हैं जो द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों को सिद्ध करते हैं। सबसे पहला बिंदु लेते हैं सामाजिक चेतना। द्विवेदी युगीन काव्य में सामाजिक धार्मिक रूढ़ियाँ, असमानता, शोषण, कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रभाववश कवियों में समानता, विधवा पुनर्विवाह, धार्मिक पवित्रता का समर्थन किया। हरिओद ने भी प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण राधा को लोक सेवक और लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत किया। किस रूप में प्रस्तुत किया राधा और कृष्ण को? लोक सेवक और लोक सेविका के रूप में। और उनके मन में क्या भावों की उत्पत्ति की? आत्मत्याग, समाज सेवा, मानव मात्र के कल्याण की कामना। श्री कृष्ण और राधा दोनों व्यक्तिगत हित से उठकर समाज हित की बात करते हैं। व्यक्तिगत हित से उठकर समाज हित की बात करना। अब ये क्या होता है कि व्यक्तिगत हित को त्याग दिया, यानी उन्हें अपना भला नहीं चाहिए था, समाज हित की बात की, यानी सामाजिक रूप से सबका भला हो, पूरे समाज का भला हो, ऐसी भावना उनकी रही। अब बात करते हैं द्वितीय बिंदु, राष्ट्रीय चेतना, कि द्विवेदी युग में कवियों
द्विवेदी युग के कवि ने अंग्रेजों की बर्बर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शोषणवादी नीति का इस युग के कवियों ने खुलकर विरोध किया और राष्ट्र की वेदी पर त्याग, उत्सर्ग करने एवं बलिदान होने का आह्वान किया। यानी राष्ट्रीय चेतना। अब राष्ट्रीय चेतना क्यों थी, बिंदुगत अध्ययन आप स्वतः कर लेना, लेकिन मैं आपको इस पर समझा देती हूँ कि राष्ट्रीय चेतना उस काल के कवियों में इसलिए थी क्योंकि ये उस समय की स्थितियाँ हैं जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व की स्थितियों की ये काल है। तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं जाकर भारतीयों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध एक आग तो जल ही रही थी और कहीं ना कहीं वे उस स्वतंत्रता से छुटकारा पाना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में जो साहित्य लिखे गए, तो साहित्यकार ने क्या किया, देश के युवा वर्ग से आह्वान किया। किस माध्यम से किया? साहित्य के माध्यम से, कि अब तुम जाग जाओ, अब जागने का समय आ गया है। और देश के युवा, जब तक तुम उठकर खुद साहस नहीं करोगे तब तक तुम इस स्वतंत्रता के बंधन को तोड़ नहीं पाओगे, देश कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसे ही राष्ट्रीय चेतना के भाव, यानी अपने बारे में अपना भला करना छोड़ दो, पूरे देश के हित की बात सोचो, राष्ट्रहित की बात सोचो। तो इसी राष्ट्रहित की भावना को सर्वोपरि मानकर जो काव्य लिखे गए वो द्विवेदी युग की प्रधानता रही है और इसी आधार पर आप इस राष्ट्रीय चेतना के बिंदु को समझने का प्रयास करें। तीसरी बात आती है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राकृतिक उपादानों का वर्णन। प्रकृति में क्या अच्छा है, क्या सुंदर है। प्रकृति वैसे ही बहुत सुंदर है, शब्द ही अपने आप में सौंदर्य का परिचायक है, लेकिन प्रकृति का वर्णन कवि ने अपने काव्य में किस प्रकार से किया, ये हिंदी साहित्य में विशेष रूप से देखने वाली बात हो जाती है कि हरिओम ने द्विवेदी युगीन कवियों की भांति तथा उनसे भी आगे बढ़कर जीवन की सहचरी यानी साथी प्रकृति के विविध चित्र खींचे। कभी कवि प्रकृति को के आलम्बन से प्रेरित होता है तो कभी प्रकृति भावना को उद्दीप्त करती लगती, यानी आलम्बन और उद्दीपन दोनों ही रूपों में प्रस्तुत किया। वर्ण विषय। आचार्य द्विवेदी का मानना था कि चींटी से लेकर हाथी, पशु, राजा से लेकर भिखारी, प्रजा, बूंद, समुद्र, पानी, पौधे, वट वृक्ष सभी विषय वस्तु बन सकते हैं। यानी प्रकृति में उत्पन्न हर एक प्राणी, मनुष्य रूप में हो, पशु रूप में हो, जिस भी रूप में हो, या प्रकृति में उत्पन्न कोई फूल हुआ, पेड़ हुआ, पत्ते हुए, पानी हुआ, उन सब विषय पर काव्य लिखा जा सकता है, ऐसा द्विवेदी जी का मानना था। द्विवेदी जी कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर इस युग का नामकरण किया गया। फिर बात आती है नीति एवं आदर्श। हिंदी काव्य के आधुनिक काल में द्विवेदी युग का आदर्श एवं मर्यादावादी काव्य, इस युग का काव्य कैसा माना गया? आदर्श और मर्यादावादी काव्य। इस युग के प्रबंध काव्य कृतियों में पौराणिक, ऐतिहासिक, पुरुष घटनाओं को आधार बनाकर समाज में परिवार, नीति, आदर्श, मर्यादा की पुनर्स्थापना की गई। हरिओंनी में गुप्त की भांति
अपने आराध्य श्री कृष्ण ने राधा का चरित्र मर्यादावादी, लोकहितकारी, राष्ट्रसेवी, समाजसेवी, मर्यादित रूप में प्रस्तुत किया। और कैसा प्रस्तुत किया कि व्यक्तिगत हित को भूल गए और समाज सेवा, विपत्ति विनाश में भी कूद पड़ते हैं। फिर बात आती है भाव एवं रस निरूपण की। द्विवेदी युगीन काव्य में भाव एवं रस निरूपण की विविधता एकमात्र हरिओद के काव्य में ही देखने को मिलती है। प्रिय प्रवास महाकाव्य तो नवरस एवं अनेकविध भावों का रमणीक कोश है। वीर, श्रृंगार, भयानक, अद्भुत, शांत, करुण रस, औत्सुक्य, आतुरता, व्याकुलता, दुख, आवेग, विप्रलंब श्रृंगार संपूर्ण महाकाव्य में इनके मिलता है। विविध काव्य रूपों एवं भाषाओं का प्रयोग। द्विवेदी युगीन काव्य में प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत, काव्य रूप, खड़ी बोली, हिंदी, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। हरिओद के प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, प्रबंधात्मक महाकाव्य की रचना ही नहीं की, पद्य प्रसून, बोलचाल, चौखे चौपदे, चुपते चौपदे जैसे लोकोक्ति और मुहावरे परक मुक्तक काव्य रचनाएं भी हरिओद जी ने लिखी है। यानी जहाँ तक कहें तो हरिओद ने अपने जीवन में हर प्रकार के काव्य रूप, चाहे प्रबंध हो, मुक्तक हो, महाकाव्य, हर प्रकार के काव्य उन्होंने अपने जीवन में लिखे हैं। और भाषाओं के प्रयोग की बात करें तो भाषाओं के भी कुशल जितेरे रहे हरिओद। खड़ी बोली का प्रयोग किया, ब्रजभाषा का ज्ञान था, साथ ही साथ हरिओद जी को किस भाषा का ज्ञान था? संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हरिओद के काव्य की जहाँ तक हम बात करें तो हरिओद के काव्य में द्विवेदी युगीन काव्य की सभी प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। जहाँ तक अभी जो हमने द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया, ये सभी प्रवृत्तिगत अध्ययन आपको स्मरण करने हैं, इसका अध्ययन करना है। पाठ्य सामग्री मैंने आपको इसके माध्यम से उपलब्ध करा दी है, आप सब पढ़ें। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ प्रश्न भी दूंगी, इन प्रश्नों का आप उत्तर मुझे दें। आशा करती हूँ कि आप इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और प्रथम इकाई के पदों का अध्ययन भी हम इसी प्रकार से करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।